ख्वाब का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? सपना। उर्दू में उसको ख्वाब बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन कहता है कि ख्वाबों का मुसाफिर जो सपनों में ही अपने जीवन के सफर को तय कर रहा है। तो ख्वाबों का मुसाफिर ना नवाजी ना काफिर। बात समझ में आया? मतलब ख्वाबों का मुसाफिर ना नवाजी और ना काफिर। ना ही वो नवाजी है ना ही काफिर है। काफिर किसको कहेंगे? हाँ, नॉन, जो कि इस्लाम में बिलीव नहीं कर रहा है। और नवाजी किसको कहेंगे? जो नमाज में बिलीव कर रहा है, इस्लाम में बिलीव कर रहा है। तो ना ही वो नवाजी है और ना ही वो काफिर है। तो लाइन पूरा कंप्लीट कैसे होता है कि ख्वाबों का मुसाफिर ना नवाजी ना काफिर। सया, सया मतलब भगवान को बोल रहा है, वो अल्लाह को बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है, रब को बोल रहा है। ठीक है, तो ख्वाबों का मुसाफिर ना नवाजी ना काफिर, सया ये बता दे कहां हूं मैं आखिर। बात को समझ पाए? मतलब वो भगवान से ये पूछ रहा है कि मैं ख्वाबों का मुसाफिर हूं, ना नवाजी हूं ना काफिर हूं, तो आप मुझे ये बताइए मैं कहां हूं आखिर। मतलब किस जगह पर मैं स्टैंड कर रहा हूं। ठीक है, ये लाइन डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला बात है। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें अपने आप पर विश्वास है या नहीं है, हमको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये पता नहीं है। ये कैसे पता लगता है? ये पता जब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं आपके डे टू डे लाइफ में, जब सिचुएशंस पर आपको अपने इंटेलेक्ट लेवल से डिसीजन लेना होता है। और आप यदि वो डिसीजन लेते हैं अपने इंटेलेक्ट लेवल पर, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, और आपका वो डिसीजन सही हो जाता है, मतलब एक्सेप्टेबल हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, और आपके वो डिसीजन से आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कितना? पर्सनल बेनिफिट नहीं, पर्सनल बेनिफिट के साथ साथ सोशल बेनिफिट मिलता है आपको। तो वो डिसीजन आपका अच्छा होता है, अच्छा कहलाता है, और आप एक इंटेलेक्ट पर्सन कहलाते हैं। और तब ये कहा जा सकता है, या आप अपने आप के बारे में कह सकते हैं कि मुझे अपने आप पर विश्वास है। ठीक है, आप यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आया सामने, उधर कोई चोर है जिसने अपने पास बंदूक रखा है, और आप कॉन्फिडेंस में हैं कि हम उससे हैंडल कर लेंगे बिना किसी हथियार के। तो आप कोई हथियार से नहीं है, और वो सामने वाला पिस्टल है उसके पास। तो आप उससे भिड़ने जा रहे हैं, आप उससे लड़ने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को ये कह रहे हैं कि हमको कॉन्फिडेंस है कि हम उसको हरा देंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हो भी सकता है, आप उसको हरा भी सकते हैं, लेकिन यदि आपको लड़ने का कोई टैक्टिक्स या फिर टैक्टिकल नॉलेज नहीं है, और तब आप उससे भिड़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, और उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। समझ गए? मेरी बात समझे? यदि कोई आदमी किसी सिचुएशन पे नपा-तुला और बहुत तरीके से डिसीजन लेता है, अपने इंटेलेक्ट लेवल को यूज करते हुए, अपने इंटेलेक्ट माइंडसेट को यूज करते हुए, तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी को अपने आप पर विश्वास है। ठीक है, अभी आपके पास पूरा पूरा जो 11-12 है वो सबसे क्रिटिकल है। क्यों 11-12 क्रिटिकल है? 10th बोर्ड के बाद अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको अपने लाइफ में, यदि साइंस लिए हैं तो साइंस लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, और जो वो क्या क्या कर सकते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। एक प्लस पॉइंट है कि आपने साइंस लिया। रीजन क्या? कि आर्ट्स और कॉमर्स से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा वर्सलिटी, या कह लीजिए कि ज्यादा डाइवर्सिटी है साइंस में। साइंस किधर भी जा सकता है। साइंस और कॉमर्स के, आर्ट्स और कॉमर्स के पास उतना मौका नहीं है जितना कि साइंस के पास है। ठीक है, तो एक तो ये प्लस पॉइंट है, आपने लिया। अब इसके बाद +2 के बाद भी यदि आप अभी डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है, तो उसका प्लेटफॉर्म, उसका जो भी ग्राउंडेड पोर्शन है, वो अभी ही तैयार होगा। अभी ही तैयार होगा कि हमको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, समय लगेगा, अचानक डिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको दुकान पर जाकर 2 kg चीनी नहीं लेना है कि तुरंत डिसाइड करना है कि 2 kg लेना है कि 3 kg लेना है। ये लाइफ का डिसीजन है, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, ये एक टाइम ड्यूरेशन में होगा, और वो टाइम ड्यूरेशन लगना चाहिए। बस करने की क्या जरूरत है, उस पर आपको बार बार फोकस करने की जरूरत है कि व्हाट शुड बी द राइट पाथ, व्हाट शुड बी द राइट एम, एंड व्हाट शुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी
क्योंकि मेहनत तो सब चीज में लगेगा, किसी भी फील्ड में घुसिए मेहनत सब में लगेगा। इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, आपने जिस कपड़े को भी चुना उसका पैसा तो पे करना पड़ेगा, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के वो टी शर्ट नहीं मिलेगा, बिना पैसे के वो टी शर्ट नहीं मिलेगा, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपने चुना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे मेहनत कर रहे हैं। समझ पाए इस बात को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के केस में हम लोग बात करते हैं, कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का। इनर्शिया, इनर्शिया जो रास्ता खोलेगा किसका? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, ठीक है। और जब हम बात करेंगे मोमेंटम पर, तो वो रास्ता मतलब वो ये स्पेस बनाएगा न्यूटन सेकंड लॉ को। ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा उसको अलग तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आपको आपके 11th क्लास में यूज होगा, और आपको उसमें वेक्टर का एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हेडिंग दीजिए इनर्शिया। आगे इनर्शिया पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे जा करके आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुना है? हाँ या ना? कोई इशू नहीं है, हाँ ना बोलिए, ठीक है। नहीं आता है तो ना बोलिए, हाँ आता है तो बोलिए, इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस इसी से आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की बात करते हैं। मान लीजिए सपोज करें कि आप किसी बस में बैठे हैं, आज तक कभी ऐसा जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है, एक सुनहरा मौका मिला है जब आपको बस में बैठने का मौका मिला हो? हाँ, कभी बस में बैठे हैं आज तक आप लोग? कितनी बार बैठे हैं? स्कूल बस हो, कोई भी बस हो, कॉलेज बस हो, यूनिवर्सिटी बस हो, सरकार का बस हो, प्राइवेट बस हो, कोई भी बस हो, बस बस हो, ठीक है। तो कोई भी बस में बैठे हैं आप लोग? याद कीजिए वो सुनहरे पल को जब आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैं बस में बैठा हूं, सब चीजें पीछे जा रही हैं और मैं ही सिर्फ आगे जा रहा हूं। ऐसा महसूस हुआ है कभी? खिड़की के किनारे आप बैठे हुए हैं बस में, मान लीजिए बैठे हुए हैं, बस जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, आप बस दिख रहे हैं, सब चीजें आपसे पीछे जा रही हैं, आप जस्ट आगे जा रहे हैं, आपको अपने आप पर अच्छा लग रहा है कि हम जीवन में आगे जा रहे हैं, सब चीजें पीछे जा रही हैं। ऐसा कुछ चीज रुकी हुई है वो भी पीछे जा रही हैं, कुछ चीज आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पीछे जा रही है। ऐसा कभी महसूस हुआ है? हाँ, अब बचपन में, अभी 43 साल उम्र हो गया। चलिए अब हमको एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए बस स्टार्ट हुआ है, इंजन स्टार्ट हो गया उसका, अभी बस आगे बढ़ा नहीं, इंजन स्टार्ट हो गया, आप बैठे हुए, तो आपका फ्रेंड यहाँ बगल में बैठे, सब लोग बैठे हुए, ठीक है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आएगा, वो भी बहुत जरूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो आप बस में बैठे हुए हैं और आपका फ्रेंड लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं सब, बस इंजन स्टार्ट हो गया लेकिन आगे नहीं बढ़ा है अभी, तो अचानक ड्राइवर ने एक्सीलेटर लिया और गाड़ी आगे बढ़ा। तो आप यदि मान लीजिए कि गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो किधर करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सपीरियंस करेंगे। मोशन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो राइट वर्ड में नहीं महसूस करेंगे, नहीं लेफ्ट वर्ड में करेंगे, हमेशा बैकवर्ड में करेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स, आप सोचेंगे कि वो फोर्स कहां से आ गया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, कोई तो लगाया नहीं आप पर, तो फोर्स आया कहां से? तो क्या है नेचर, क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि हम न्यूटन साहब ने क्या देखा कि यदि हम सेब को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, जैसे पेड़ से वो टूट करके गिरा तो वो नीचे ही गिरा, तो उसमें तो कोई आदमी ने कुछ किया नहीं, वो तो नेचुरली हुआ, नेचर ने किया उस चीज को। जैसे हम ये कहते हैं कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, तो ये चीज हमें पता हुआ, हमने तो उसमें कुछ नहीं किया। तो जो जो चीज अपने आप स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है, दीज एक्टिविटीज, दीज फेनोमेना आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना जिसमें ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग का कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे नेचुरल फिनोमिना, कई सारे नेचुरल फिनोमिना हैं, और उन सारे नेचुरल फिनोमिना को समझना, उसको स्टडी करना, उसके अकॉर्डिंग हमारे मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना, यही सब चीज फिजिक्स में करना होता है। ठीक है, ताकि अब इसी में हम लोग इंजीनियरिंग डेवलप कर सके, और इंजीनियरिंग से निकल के आएगा टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सके, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए, नेचर के लिए, सराउंडिंग्स के लिए। जैसे सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच में एक बॉन्डिंग बना रहे। ठीक है, वो बॉन्डिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नेचर के बिना जीवित नहीं रह सकते, और यदि नेचर जीवित नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। इसलिए नेचर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारा, और उन सब चीजों के लिए हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, नेचुरल फिनोमेना क्या है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज कि हम बैठे हुए हैं और बस आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो अब हम पता करेंगे कि कौन सा, क्यों ऐसा फोर्स लगा। तो उस नेचुरल फिनोमेना में हमको ये समझ में आया स्टडी करने के बाद कि हर बॉडी है, जितने भी बॉडी हैं, जितने भी मैटर है या जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सारा अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, वो कोई भी अपने स्टेट में चेंज लाना नहीं चाहता है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर लगता है तो उसके नेचर में, मतलब उसके स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, तो यदि किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाना होगा तो या तो किसी भी रीजन से हम लगाएं या सराउंडिंग लगाए, नेचर लगाए, फोर्स लगेगा तो उसके स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है, अब हम जैसे बैठे होते तो हम स्टेशनरी स्टेट में थे, बस सडनली आगे बढ़ा तो बस के कांटेक्ट में जो हमारा पैर था वो तो मोशन कर गया, लेकिन हमारा पैर के ऊपर का रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो स्टेशनरी स्टेट में रह गया, वो तो उसी में रह गया। तो अब पैर आगे और पीछे वाला बॉडी वहीं पर, तो पीछे वाले बॉडी के रिस्पेक्ट में पैर आगे गया, और बॉडी हमारा यही रहना चाहता है। तो इसीलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो अपने जगह पर रहना चाह रहा है। ठीक है, और पैर और जो बस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अपने स्टेट को चेंज कर लिए हैं। तो एक चेंज इन स्टेट डेवलप करता है हमारे पूरे बॉडी में, और जिस कारण से एक बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो वहीं रहना चाह रहा है। सिस्टम आगे बढ़ना चाह रहा है, वो वहीं रहना चाह रहा है, तो वही रहना चाह रहा है, तो पीछे वाला सीट उसको टकराएगा, उसको सीट टकराएगा तो उसको फोर्स मिलेगा ना। ठीक है, तो वो पीछे रहना चाह रहा है, पीछे वाला सीट से टकराएगा। तो आप बैठे हैं, बस आगे जा रहा है, आप झटका पीछे महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बस के रिस्पेक्ट में तो आप पीछे ही है ना। समझ गए? अब जैसे मान लीजिए इनर्शिया का और कॉन्सेप्ट कहां पर है, जैसे मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, तो अब आपको रुकना है, तो रुकने के लिए आप अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे। दौड़ने के लिए मसल्स पर पावर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपको रुकने के लिए मसल्स पर पावर नहीं लगाना, फोर्स नहीं देना, मसल्स को रिलैक्स करना है, तो बॉडी अपने आप धीरे धीरे रुक जाएगी। तो किसी बॉडी का अचानक से स्टेट चेंज होगा तो वो जर्क महसूस करेगा। जैसे आप अचानक से दौड़ना है आपको, तो आपका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड अचानक थोड़ी ना हो जाएगा, मोमेंटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखने की जो एबिलिटी है किसी भी बॉडी में, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। और वो अब आगे बात ये आती है कि इनर्शिया जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है मास। कहने का मतलब, यदि किसी बॉडी के पास मास ज्यादा है तो उसको अपने स्टेट को चेंज करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यदि उसका मास कम है तो उसको अपने स्टेट में चेंज लाने के लिए कम फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहां पर 5 केजी का एक बैग रखा हुआ है और उसी के बगल में 20 केजी का बैग रखा हुआ है, तो किस बैग को डिस्प्लेस करना अपने पोजीशन से आसान है? 5 केजी को कर सकते हैं ना आप। 5 केजी को आप हल्का सा हॉरिजॉन्टल फोर्स देंगे तो वो डिस्प्लेस कर जाएगा। 20 केजी एज कंपेयर टू 5 केजी दिक्कत आएगी, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही रेस्ट स्टेट में है तब, और यदि दोनों मोशन कर रहे हैं तो 5 केजी को रोकना आसान है 20 केजी के रिस्पेक्ट में, हाँ या नहीं? ये जो भी हो रहा है ये नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, हम ये ऑब्जर्व किए हैं इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने कल आपसे पूछा था
कि मान लीजिए सपोज आप एक साइकिल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और उसके बगल में एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दोनों का स्पीड तो सेम है, किसको रोकना मुश्किल है? तो कार को रोकना मुश्किल है। क्या रीजन है? तो मास ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि दोनों का स्पीड को हम सेम रखेंगे, यदि मास में चेंजेस है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की उसमें स्टेबिलिटी ये एबिलिटी ज्यादा है। जिसमें मास ज्यादा वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी ज्यादा। अभी कौन सा स्टेट की बात हो रही है? मोशन स्टेट, क्योंकि कार और साइकिल दोनों एक स्पीड से जा रही है और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का स्पीड सेम है, मोशन भी डायरेक्शन भी सेम है, तो रोकने में दिक्कत किसको ज्यादा आएगी? कार को। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका मास ज्यादा है। इसका मतलब कोई बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा और वो अच्छे से रख पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना ज्यादा है। समझ पाए? अब हम लोग छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। आप मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो यदि कोई आपका एक फ्रेंड जो है वो 30 केजी का है, कोई दूसरा फ्रेंड जो है वो 80 केजी का है, दोनों यदि दोनों रेस लगाते हैं तो इनिशियली दोनों को मोशन करना शुरू करना पड़ेगा, स्टेट रेस्ट स्टेट से मूव करके मोशन में आना पड़ेगा। तो चूंकि मास जिसका ज्यादा है उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इसीलिए 80 केजी वाला जो फ्रेंड होगा उसको अपने स्पीड को बनाने में, अपने रेस्ट स्टेट से मोशन करने में दिक्कत ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू 30 केजी के स्टूडेंट। यदि दोनों मोशन कर गए, भले ही दोनों का स्पीड अलग अलग क्यों ना हो, यदि दोनों मोशन कर गए तो जिनका मास कम है उसको रोकना आसान है, जिसका मास कम नहीं है, जिसका 80 केजी मास है, उसको रुकना आसान नहीं है। उसको रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी या तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ गए? तो इनर्शिया जो है, तो इसमें एक चीज जो हम लोग को समझना है वो, जैसे मान लीजिए ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट स्टेट में है, और जैसे ही यहां पर स्पीड v आया, ये पीछे के बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्सपीरियंस जो हुआ वो दिस फोर्स इज experienced by the man due to man because its upper body is in motion, sorry, upper body is in rest state as compared to its lower body के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है। लोअर बॉडी जो कि बस के कांटेक्ट में है वो आगे बढ़ गया, आपका अपर बॉडी वहीं रह गया, स्टेशनरी था, इसलिए एक बैकवर्ड डायरेक्शन में उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब यदि बॉडी मोशन कर रहा है और उसको रुकना है तो मान लीजिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस जा रहा है, आप हैंडल पकड़े हुए हैं और आप बस अचानक रुक गई तो आपका बॉडी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि बस यदि मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड के या फिर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था तो आपका बॉडी भी उसके साथ 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। लेकिन अब आगे क्या हुआ कि बस रुकने के कारण आपका जो पैर कांटेक्ट में था वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन आपका अपर बॉडी जो है वो तो 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा था, तो पैर रेस्ट में लेकिन अपर बॉडी मोशन में, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और आपका बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है? जब तक आप कुछ पकड़ेंगे नहीं तब तक आप रुक नहीं पाएंगे, अदरवाइज वो शीशा तोड़ता हुआ आप, ड्राइवर बोलेगा अच्छा तरीका है आपके बाहर निकलने का। ठीक है? समझ गए? ऐसे लोग गेट से बाहर निकलते हैं, आप सीधे। तो इनर्शिया क्यों डेवलप हुआ? इनर्शिया डेवलप हुआ इसलिए क्योंकि एक नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल फिनोमेना है। कोई बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखता है और वो स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी उसके मास के कारण आती है, और यदि जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी ज्यादा होगी। जिसका मास कम होगा
उसके अंदर एबिलिटी कम होगी। समझ गए? अब इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो कहां से आता है? वो आता है कि उनका कहना है लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, बिल्कुल, जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। तो इसका मतलब है कि कोई, मान लीजिए कि कार है, वो मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट अपने स्टेट को मेंटेन रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। स्टेट मेंटेन होने का मीनिंग ये नहीं है कि बॉडी मोशन में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेट बॉडी अपने मोशन में भी रख सकता है मेंटेन, स्टेशनरी स्टेट में होगा तो भी मेंटेन रख सकता है। मोशन में कैसे मेंटेन रखेगा? मान लीजिए कोई कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड को मेंटेन रखेगी यदि वो अपने स्टेट को मेंटेन रखी हुई है। ठीक है? तो कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखने का मतलब है कि वो उसी सिचुएशन में रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कार 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है पॉजिटिव एक्स में, तो वो जाती रहेगी, ना उसका स्पीड 20 से 21 होगा, ना ही 20 से 19 होगा। यदि 20 से चेंज कर गया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, तभी उसका स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा। इसका मतलब उसका स्टेट चेंज होगा। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए? नेट होना चाहिए, मतलब सम ऑफ फोर्सेस होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक कार है और कार इस पोजीशन पे t बराबर 0 पर पोजीशन A है और यहां पर वो रेस्ट पर है। ठीक है, कोई इशू नहीं, रेस्ट पर है। तो यदि इस कार पर फोर्सेस लग भी रहे हैं, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू mg है, तो फोर्सेस तो लग रहे हैं ना। ये फोर्स नहीं लगा, दो फोर्सेस लगे। कौन कौन से फोर्सेस? एक उसका mg वेट लगा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लगा, और ये दोनों फोर्सेस y एक्सिस में लगे और ये दो फोर्सेस y एक्सिस में बैलेंस हो गए। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा और ये दोनों बैलेंस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फोर्सेस लगने के बाद, ऑल्दो टू डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड ऑन द कंट्ररी, इसके बावजूद भी क्या हो गया? बॉडी किस में है? रेस्ट में है। इसका मतलब है बॉडी पे लगने वाले फोर्स ये बात को तय नहीं करेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है कि नहीं है। बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस इस बात को तय करेंगे कि बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस का समेशन क्या है। यदि उन पे लगने वाले फोर्सेस का समेशन 0 हो रहा है तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, और अभी कौन सा स्टेट है ये? रेस्ट का, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा। ठीक है? अब हमको इसमें एक चीज और सोचना है। ये तो वाई एक्सिस की बात हो गई, ठीक है? अब इसमें सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। अब आगे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में भी हम देखना चाहें, तो मान लीजिए इधर F1 लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक, और इसके पीछे की तरफ इस साइड में F2 लग रहा है 30 न्यूटन। तो फिर से क्या सिचुएशन आया? ये फर्स्ट सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देयर आर four different forces are acting on a body, on a car, या बॉडी लिख लीजिए। but all these forces are balanced in x axis and y axis। so f नेट किस एक्सिस के लॉन्ग? x, क्या मिलेगा? 0। साथ ही साथ f नेट किस एक्सिस में? y एक्सिस में, क्या मिलेगा? 0। सो क्या लिख सकते हैं? सो द स्टेट, यहां कौन सा स्टेट है? रेस्ट का स्टेट है ना। सो द स्टेट ऑफ द कार, ऑफ द बॉडी will not change
it it will remain in रेस्ट स्टेट। समझ पाए इस बात को? और यहां से हम क्या कंक्लूडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं? ये कंक्लूडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, और यदि उस पर फोर्स लग गया तो भी मेंटेन रख सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए, तो अपने स्टेट को वो मेंटेन रखेगा। यदि कोई क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैन द बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट, तो आंसर इज यस। ठीक है। अब वो फोर्सेस कहा है, तो वो ये बात नहीं कह रहा है कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये नहीं कह रहा है कि नेट फोर्स कुछ है। बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का मीनिंग ये नहीं हुआ कि बॉडी पर नेट फोर्सेस कुछ हो गया। वो जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि जीरो हुआ तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, यदि जीरो नहीं हुआ तो अपने स्टेट को मेंटेन नहीं रखेगा। और ये चीज हम लोग पहले भी देखें, तो ये चीज, यह पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए अगला सिचुएशन क्या, सेकेंड सिचुएशन में देख लीजिए। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कार है, कार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है। इनिशियली पॉइंट ए है, t बराबर 0, तो इनिशियली कार क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और अब यदि इस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, सपोज एक फोर्स है यहां F1 बराबर 20 न्यूटन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक F2 है 10 न्यूटन का, और एक दूसरा फोर्स है F3 दैट इज 10 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं y एक्सिस और x एक्सिस दोनों में फोर्सेस क्या है? बैलेंस है। जब फोर्सेस बैलेंस हैं तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस द एफ नीट किस एक्सिस में? एक्स में क्या है? 0। एंड एफ नीट किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में 0 है। सो द बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी कितना होगा? u इज इक्वल टू v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड होगा। बात समझ पा रहे हैं? इट मीन्स if body is subjected to so many forces but the summation of all forces are 0, so body will maintain its state. This is the condition of rest state, and this is the condition of uniform velocity or uniform motion, in which the velocity of the body is not going to change. बॉडी का वेलोसिटी वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये मोशन स्टेट है और ये रेस्ट स्टेट है। इसमें बॉडी मोशन में है। समझ पा रहे हैं? बोलो, और कोई तीसरा स्टेट हो सकता है क्या? एज फार एज मैकेनिक्स इज कंसर्न, तीसरा स्टेट क्या हो सकता है? या तो बॉडी रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, और कोई तीसरा स्टेट नहीं। तो रेस्ट स्टेट में भी नेट फोर्सेस के कारण बॉडी किस में आ सकता है? 0 हो सकता है। नेट फोर्स के कारण, नेट फोर्स 0 है तो अपना स्टेट को मेंटेन रखे हुए, और ये 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है तो मेंटेन किए हुए, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0। दोनों ही के केस में इनर्शिया डेवलप हुआ है और बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। अब यहां पर थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये तो क्लियर है कि बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हुआ, यहां भी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन यहां पर बॉडी के पास अपना इनर्शिया है जो कि रेस्ट स्टेट के लिए है, तो रेस्ट में बना हुआ है, और यहां बॉडी के पास अपना इनर्शिया है जो कि मोशन का है, तो मोशन में ही बना हुआ है। वो रुकेगा नहीं जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। तो यहां से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, क्या कहलाता है? वो ये है कि एवरी बॉडी हैज टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट, आइदर इट इज रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट, until net external force is not acting on the body. If net external force will act on the body will not remain in its state and its states will change. How it will change? If body is in rest state and net force acting on the body, so it will move a particular
डायरेक्शन वेयर नेट फोर्स इज एक्टिंग। यदि बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो वो उधर मोशन करेगा जिधर बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, इफ नेट फोर्स इज एक्टिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन यदि बॉडी पर लग रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। और यदि बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको रेस्ट में रखने के लिए, उसको स्टेट को मेंटेन रखने के लिए नेट फोर्स जीरो चाहिए। और यदि वो रेस्ट में आना चाह रहा है, मतलब उसको रेस्ट में लाना है, तो हमें बॉडी के मोशन में के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि बॉडी का मोशन पॉजिटिव एक्स में है, यदि हमने नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगा दिया तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यदि हमने नेट फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ही करेगा, और फाइनली एक ऐसा पोजीशन आएगा जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो मोशन स्टेट से किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। समझ गए? इसको ड्रॉ कीजिए, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं। मेरी बातों से सहमत होंगे आप लोग? छोटा सा डायग्राम देके बनाइए, डायग्राम माइंड में थोड़ा इमेज बनाता है। देखिए, inertia is a property of a body. Inertia is a property of a body through which inertia is a property of a body through which every body will try to maintain its everybody will try to maintain its state state उसके ब्रैकेट में लिखिए either state of motion or state of rest, either state of motion or state of rest, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, either state of motion or state of rest, bracket close. the the most important physical quantity the most important physical quantity which support a body to maintain its state, which support a body to maintain its state, and that physical quantity is mass of the body. That is mass of the body लिखे, हाँ, to maintain its state. To maintain its state. लास्ट में क्या लिखे हैं, लास्ट लाइन क्या है, रेस्ट ऑफ स्टेट, मतलब सॉरी टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, इफ बॉडी हैज ग्रेटर मास if body has greater mass it will be more able to maintain its rest state or motion state, maintain its rest state or motion state. This property or behavior of a body is replicated in Newton's first law, ठीक, अगले पॉइंट में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। एवरीबॉडी एवरीबॉडी विल एवरीबॉडी इज ट्राई टू लिखिए, एवरीबॉडी maintain its try to maintain its state try to maintain its state which is property of inertia. Everybody try to maintain its state which is property of inertia. If sorry Try to maintain, that is property of inertia, until until an until an net external force until an net external force until an net external force does not act on net external force does not act on the body does not act on the body, full stop. That is to change the state of a body, that is to change the state of a body, we required net external force. That is to change the state of the body, we required net external force. We required net external force. Example, if a car is moving with 40 meter per second speed, if a car is moving with 40 meter per second speed, and if we try to decrease its speed, we apply brake on the wheel. That is a net force which is acting opposite direction of motion. That is a net force which is acting in opposite direction of motion, full stop. अगले पॉइंट में लिखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ also suggest Newton's first law also suggests the equilibrium also suggested the concept of equilibrium of forces. Equilibrium of forces को अंडरलाइन कर दीजिए. equilibrium of forces की यहां पर बात होगी. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पता है आप लोग को? नहीं पता है. जब किसी बॉडी पर सारे फोर्सेस एक्स एक्सिस में जीरो हो जाए, सारे फोर्सेस का समेशन यदि एक्स एक्सिस में जीरो है और उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन वाई एक्सिस में जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. And when we say the body is in equilibrium, it means summation of all forces acting in x-axis as well as in y-axis will be zero. And when a body is in equilibrium, it will not change its state. Either it is in rest state, then it will remain in rest state. And if the body is moving with particular velocity, then it will maintain its velocity. In all the cases, body
must have a state or must have a condition that is called, क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसके इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पर नेट फोर्सेस जीरो हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, और वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम लोग इस चीज की भी बात करते हैं, कौन सा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ हो गया है, इनर्शिया हो गया है, मोमेंटम करेंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, समझ गए? 5 मिनट का समय है, उसके बाद फिर आपका शुरू होगा बायोलॉजी।